घमासान के बीच आज स्पीकर की ओर से दिए नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुबह 10 बजे सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधायकों को दल बदल कानून और पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ पायलट गुट ने गुरुवार को याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में पायलट की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी। साल्वे और रोहतगी अपना पक्ष रख चुके हैं, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी की जिरह शुक्रवार को अधूरी रह गई थी। सिंघवी आज दलील देंगे कि नोटिस देना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में था। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी भवानी, आज ये जो सुनवाई होगी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से आगे अब क्या होने वाला है राजस्थान में वो तय होगा। देखिए, बिल्कुल आज ही का दिन दोनों के लिए, सचिन पायलट के लिए, अशोक गहलोत के लिए बहुत अहम है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है नोटिस के अंदर। लेकिन जो अभी हमारी जानकारी एक तो ये है कि सुनवाई जनरली 10:30 बजे होती है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी पहले की जाए, इसलिए 10 बजे से सुनवाई शुरू हो रही है। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो स्पीकर के वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद में महेश जोशी, इसमें पिटिशनर भी हैं, महेश जोशी मुख्य सचेतक हैं, उनके वकील इनके मालू पक्ष रखेंगे। और सब जो महेश जोशी के वकील हैं उन्होंने ये कहा है, जो उनकी ओर से पक्ष रखा जाएगा शेड्यूल 10 को लेकर, शेड्यूल 10 की संवैधानिकता को लेकर, उसमें क्लॉज 21A इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करने को लेकर है। उनका यह कहना है कि जो नोटिस दिया गया स्पीकर ने वो शेड्यूल 10 के अंदर दिया गया, 21A के अंदर दिया, यानी कि व्हिप के उल्लंघन का नोटिस नहीं दिया गया, विधायकों के व्यवहार का दिया गया कि उनका व्यवहार ऐसा था कि दल बदल कानून उन पर लागू होता है, यानी कि वो पार्टी छोड़ने जैसा उनका व्यवहार था। इसको लेकर पक्ष रखा जाएगा कि व्हिप के उल्लंघन का मामला नहीं है। दूसरा जो इनकी ओर से कहा जाएगा कि क्योंकि समय देने की बात है कि अगर कहा गया कि स्पीकर की ओर से समय कम दिया गया तो अभिषेक मनु सिंघवी ये तर्क रख सकते हैं कि क्योंकि अभी 3 दिन का वक्त हाईकोर्ट और दे चुका है, तो तकरीबन जो 7 दिन का समय देने का वक्त होता वो लगभग नोटिस का पूरा हो चुका, इसलिए जो इनकी पिटीशन है वो खारिज किया जाए। जी। वहीं राजस्थान एसओजी की टीम देर रात एक बार फिर हरियाणा के मानेसर पहुंची। होटल में सचिन पायलट समर्थक, कुछ एमएलए के होने की सूचना मिलने के बाद एसओजी के करीब आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पहुंचे। एसओजी विधायक भंवरलाल शर्मा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जिनके खिलाफ ऑडियो टेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार हुई थी। 2 गोलियां विकास के सीने के बाईं ओर से आर पार हुई थी, जबकि 1 गोली विकास के दाहिने कंधे के आर पार हुई थी। बताया गया कि यूपी एसटीएफ ने विकास से आमने सामने का मोर्चा लिया था। विकास दुबे के शरीर से 10 जख्म भी मिले हैं, जिनमें 6 गोलियों के हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। 3 गोलियां विकास दुबे के शरीर के आर पार हुई, ये जानकारी। 10 निशान भी बताए जा रहे हैं और 3 गोलियां जो है वो शरीर के आर पार बताई जा रही हैं। ये विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार हुई, 2 गोलियां विकास के सीने के बाईं ओर से आर पार हुई थी, जबकि 1 गोली विकास के दाहिने कंधे से आर पार हुई थी। न्यूज़ 18 की खबर के बाद विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी को पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। जय वाजपेयी यूपी एसटीएफ की हिरासत में था और जब विकास के भागने में जय की गाड़ियों के इस्तेमाल की खास सबूत नहीं मिले तो नजीराबाद पुलिस जय को घर छोड़ चुकी थी। लेकिन न्यूज़ 18 की खबर के बाद जय वाजपेयी को फिर थाने ले जाया गया। जय के खिलाफ आयकर और ईडी बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी की जांच करेगी। पुलिस ने जय पर आर्म्स एक्ट पर भी मामला लगाया है। चौबेपुर के विक्रू कांड में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के खात्मे के बाद अब उसके खजांची पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। देर रात विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को छोड़ने के बाद एक बार फिर इसी नजीराबाद कोतवाली में लाया गया था, जहां पर अभी भी नजीराबाद कोतवाली में उसके होने की जानकारियां सामने आ रही हैं। देर रात एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें जिक्र किया कि नजीराबाद थाने में
विकास दुबे के खजांची को गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने के साथ साथ 120 भी लगाया गया है। उसके साथ एक प्रशांत शुक्ला नाम का आरोपी गिरफ्तार है और अनुमान ये जताया जा रहा है कि करीब 11 से 12 बजे उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेजा जाएगा। पिछले कई दिनों से जय वाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। जय वाजपेयी वो खजांची है जो करोड़ों रुपए विकास के काली कमाई के करोड़ों रुपए का कारोबार बढ़ा रहा था। फिलहाल जय वाजपेयी गिरफ्तार है और अब देखना ये होगा कि इस मामले में और कौन से नए पहलू सामने आते हैं। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया है और ये वीडियो विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की शादी का है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के शर्मा के अलावा कई पुलिसकर्मी दिखे, जिनका वीडियो अब सामने आया, जिसमें के शर्मा अपने 3 साथी पुलिसकर्मियों के साथ अमर दुबे को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं, जबकि 3 पुलिस वाले अमर दुबे की शादी में कुर्सियों पर बैठे नजर आए। इनमें एक महिला सिपाही भी दिखी। इतना ही नहीं, एक पुलिस वाला अमर दुबे के गले मिलता भी दिखा। हालांकि इन सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हासिल कर दिया गया। मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की शादी पिछले महीने 29 जून को ही हुई थी, जबकि बिकरू गांव में 2 से 3 जुलाई की रात में विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने अमर दुबे, प्रभात और विकास दुबे को मुठभेड़ में अलग अलग दिन मार गिराया था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बसपा नदी में बाढ़ की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और अब वो वहां प्रशासन की मदद चाह रहे हैं, जिसके बाद पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। नदी में पानी बढ़ने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसने लोगों को परेशान कर दिया। जिस जगह पर वो लोग फंसे थे वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि वो लोग किनारे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा सके। पानी का स्तर लगातार बढ़ने से उन लोगों की घबराहट भी बढ़ रही थी। हालांकि किनारे खड़े कुछ लोग उन्हें हिम्मत देते दिखाई दिए। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचे और रस्सी की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। नदी के दोनों किनारे पर रस्सी बांधी गई और उसके बाद एक एक कर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया गया कि इस बाढ़ में सेब की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। कुछ आदमी फंसे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और इसको जल्दी से जल्दी हमारे को तुरंत राहत दिलाया जाए। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें दिखा कि भारी बारिश और पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां बने एक पुल का हिस्सा बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जबकि 5 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए। हालात ये हो गए कि शहर की सड़कों से पानी ऐसे बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। वहीं उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश ने जमकर तबाही भी मचाई। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे की तरफ गिरा और आसपास के इलाकों में भरता चला गया। पानी के साथ बह रहे मलबे को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई तेज नदी बह रही हो। पानी के साथ गिर रहा मलबा जहां से भी गुजरा वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। कई मकान मलबों से भर गए, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया गया कि वहां 5 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। यहां बरसात की वजह से घरों में दरार तक पड़ गई है। भारी बारिश की वजह से नदियां और बरसाती नाले भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर कटान हो गया, जिससे कई रास्ते बंद पड़ गए। मलबा गिरने की वजह से वहां कई जगहों पर अब दिक्कतें भी लोगों के लिए बढ़ गई हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कार कंपनी निसान का प्लांट बंद करने के फैसले के खिलाफ हजारों कर्मचारियों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। निसान ने कुछ दिनों पहले भारी घाटे का हवाला देते हुए वहां पर अपने प्लांट को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही वहां पर प्रदर्शनों का दौर जारी है और अब नाराज कर्मचारियों ने कंपनी के इस फैसले के विरोध में संसद के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। संसद के बाहर जुटे कई कर्मचारी कंपनी में काम करते वक्त पहनने वाले लाल कपड़ों में दिखाई दिए। साथ ही वो अपने चेहरे पर मुखौटा भी लगाए नजर आए। बेरोजगार होने के खौफ में जी रहे कर्मचारी अपने हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर सरकार से इस मुश्किल दौर में मदद की अपील करते दिखे। कर्मचारियों का ये प्रदर्शन पहले काफी दिनों तक बार्सिलोना में चला, लेकिन जब सरकार और कंपनी पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा तो वो अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए वहां से करीब 650 किलोमीटर दूर राजधानी मैड्रिड पहुंच गए। घात और विश्वासघात
लगता है चीन को इन दो शब्दों पर हद से ज्यादा एतबार है। तभी कई बार पकड़े जाने के बावजूद शी जिनपिंग अपनी इस आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। एलएसी से लगातार पीछे हटती सेना के बीच चीन की चालबाजी और धोखेबाजी की एक और कहानी सामने आई है, जिसका भारत के पास पक्का सबूत है। चीन ने एलएसी की निगरानी के लिए अपने पश्चिमी कमान में जो एयरबेस बनाए हैं, वहां नए हथियारों की फिर से तैनाती कर दी गई है। चीन की चालबाजी का एक और सबूत। शी जिनपिंग की धोखेबाजी की एक और गवाही। लद्दाख में मात खाने के बाद भी चीन न माने। भारत के खिलाफ साजिश रचने के हजार बहाने। अगर धोखेबाजी और चालबाजी का कोई चेहरा होता तो ये बिल्कुल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह होता। कूटनीति से लेकर रणनीति तक, आर्थिक से लेकर सामरिक तक, हर मैदान में भारत से मात खाने के बाद भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा है। भारत की ताकत देखते हुए ये बातचीत की टेबल तक आने के लिए मजबूर हुआ। लद्दाख सीमा पर हिंदुस्तान की ललकार को देखते हुए चीन ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन इस दौरान भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। खबर यह है कि चीन ने एलएसी पर निगरानी के लिए जो एयरबेस बनाया था, वहां पर लड़ाकू विमानों की नई खेप तैनात की जा रही है। ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत चल रही है और पीएलए लगातार एलएसी से पीछे हट रही है, ऐसे समय में नए हथियारों की तैनाती से आखिर चीन क्या साबित करना चाहता है? भारत के साथ सीमा विवाद को देखते हुए चीन ने पिछले कुछ सालों में एलएसी के करीब 12 एयरबेस बनाए थे। इनमें से ही एक है चीन के शिनजियांग प्रांत का हुटान एयरबेस, जहां पर शी जिनपिंग की एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का नया जखीरा तैनात किया है। वो भी उस समय जब भारत से सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ वार्ता का दौर चल रहा है। सीमा पर शांति के लिए चीनी अधिकारी कस्में खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। चीन ने शिनजियांग प्रांत के हुटान एयरबेस पर लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की तैनाती की है। हुटान एयरबेस को चीन की वायुसेना एलएसी पर निगरानी के लिए इस्तेमाल करती है। विमानों और मिसाइलों के साथ रडार और एयर डिफेंस के नए सिस्टम भी लगाए गए हैं। सीमा विवाद पर वार्ता के दौरान चीन की ये हरकतें कई सवाल खड़े करती है। ये इस बात को दर्शाता है कि चाइना का चरित्र कितना दोहरा है। चाइना किस तरीके से धोखे के साथ बर्ताव कर रहा है। चाइना एक तरफ भारत से वार्ता भी कर रहा है, एक तरफ डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बात भी कर रहा है, और दूसरी तरफ वो अपने फोर्स के डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ाता जा रहा है। तो चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुटान एयरबेस पर चीन की ऐसी हलचल कई सवाल खड़े करती है, जिसमें सबसे अहम है इसकी स्थिति। चीन के शिनजियांग प्रांत का हुटान एयरबेस एलएसी से करीब 382 किलोमीटर दूर है। यहीं से पीओके के स्कार्दू एयरबेस की दूरी भी हुटान से बहुत ज्यादा नहीं है।
वैसे भी चीन के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस जाते रहते हैं। वैसे कहा भी यही जाता है कि जंग छिड़ने पर चीन पीओके के स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। जब भारत के साथ चीन का तनाव अपने चरम पर था तो चीन के 2 लड़ाकू विमानों ने स्कार्दू में लैंडिंग करके भारत को चेतावनी देने की कोशिश भी की थी। होटान एयरबेस पर यह हलचल एक बार फिर चीन की साजिश की तरफ इशारा करती है। भारत की रक्षा तैयारियां 2 फ्रंट वॉर को ध्यान में रख करके होनी चाहिए, क्योंकि चाइना की जिस तरीके से गतिविधि LAC पे दिख रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी उसमें जो गठजोड़ दिखाई देता है, इससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरीके की युद्ध की स्थिति में चाइना पाकिस्तान की टेरिटरी का भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन की इस हवाई हरकत की बात यूं ही हवा में नहीं की जा रही है। देशों की सामरिक रणनीति पर निगाह रखने वाली एक एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके चीन की इस हरकत का सबूत भी पेश किया है। चीन के होटान एयरबेस की पहली सैटेलाइट तस्वीर में लड़ाकू विमानों का जखीरा दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में सपोर्ट सिस्टम और चीन के शनाक्सी फाइटर प्लेन को साफ देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर में रडार को लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म नजर आता है और उसके कंट्रोल रूम भी दिखते हैं। ये तस्वीरें 17 जुलाई की हैं, यानी LAC से 300 किलोमीटर दूर चीन की हरकतें एक बार फिर तेज होती जा रही हैं। चाइना की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें धोखा देना, साम दाम दंड भेद और हर तरीके की अवसरवादिता, हर तरीके का विस्तारवाद उसमें शामिल है। इसी वजह से चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जो भी वार्ता चल रही है उसको लेकर के फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है। लेकिन चीन नहीं जानता है कि वो कितने भी J-8 और शनॉक्सी Y-8 जैसे फाइटर प्लेन्स की धौंस दिखा दे। भारत के सुखोई 30, मिराज 200 के सामने ये कहीं नहीं टिकने वाले। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि LAC पर भारतीय हवाई ताकत के सामने चीन की हवाई सेना फुस है। इसलिए चीन कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के गगन रक्षक उसे पल में पाट पड़ा देंगे। बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने खेतों में जा रहे 3 लोगों पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि नेपाल पुलिस ने अपने खेतों में गाय भैंस तलाशने गए गांव वालों पर ही फायरिंग की। इस फायरिंग में घायल एक आदमी की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के भलसवा इलाके की एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट से हड़कंप मच गया। वहां मुंह पर मास्क लगाए 3 लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान के अंदर पहुंचे और पिस्तौल दिखाकर लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में 3 लोग गहने की दुकान में घुसे और वहां मौजूद दुकानदार से बात करने लगे। इसी बीच एक बदमाश ने पिस्तौल निकाली और सामने बैठे दुकानदार पर तान दी, जबकि बाकी 2 बदमाशों ने दुकान में रखे गहनों को बैग में भरना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां के एक कर्मचारी के साथ सख्ती बरती और उससे महंगे जेवरात निकलवाए। एक बैग में ज्वेलरी भरने के बाद तीनों लुटेरे वहां से भाग निकले। दुश्मन को धोखे में रखते हुए उस पर पीछे से वार करने की चीन की पुरानी फितरत रही है, लेकिन अब भारत ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। जल से, थल से, वायु से भारत के जाबाज सेना ठोककर बिल्कुल सामने से शी जिनपिंग की सेना को चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार के पास एक बड़े नौसेना युद्धाभ्यास को अंजाम देकर भारत ने एक बार फिर चीन को चौंकने के लिए मजबूर कर दिया है। सेना पीछे हटी।
वायु में भी चीन पड़ा कमजोर। जल में भी चीन को नहीं चैन। भारत लगातार चीन को तीनों तरफ से घेरता जा रहा है। पहले लद्दाख में चीन की सेना हारकर पीछे हटी, फिर सुखोई और मिराज के सामने चीनी फाइटर प्लेन पानी मांगने लगे। अब समंदर में भी शी जिनपिंग की सेना भारतीय नौसेना के दम के आगे बेदम होती जा रही है। एक तरफ दक्षिण चीन सागर में अमेरिका लगातार चीन के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी तरफ हिंद महासागर में भारत और जापान चीन का सांस लेना भी मुश्किल करते जा रहे हैं। जमीन पर मात देने के बाद भारत अब चीन को समंदर में घेरने की रणनीति पर तेजी से अमल कर रहा है। अंडमान निकोबार के पास भारतीय नौसेना के अभ्यास के जरिए भारत ने चीन को एक साथ कई संदेश दे दिए हैं। अब ये साफ है कि चीन की बेईमानी अब समंदर में भी नहीं चलेगी और इसमें भारत के सबसे बड़े सहयोगी हैं जापान और अमेरिका। सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जिसमें अंडमान निकोबार में एक बड़े नौसेना युद्धाभ्यास को अंजाम देकर चीन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। इस समुद्री ड्रिल से भारत ने चीन को संदेश देने का काम किया है। लद्दाख में चालाकियां कर रहे चीन की भारतीय जवानों ने एक नहीं चलने दी और अब समुद्र में भी भारतीय नौसेना चीन से दबने वाली नहीं है। भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक बड़े नौसेना अभ्यास को अंजाम दिया है, जिसमें विध्वंसक मिसाइलों के साथ लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। जून में ही मलक्का में भारत ने जापान के साथ एक बड़ा अभ्यास किया था और इसके ठीक कुछ दिन बाद भारत की इस ताकत को देखकर चीन की हालत खराब है। इस तरीके की एक्सरसाइज करके भारत ने ये स्पष्ट रूप से अपने जो शक्ति को जताया है कि यदि भविष्य में चाइना किसी भी तरीके की हिमाकत करता है तो चाइना के जो वाइटल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां से चाइना का बहुत सारी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, उसको भारत ब्लॉक कर सकता है, उसको जो है भारत पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकता है। बात केवल युद्धाभ्यास की नहीं है। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास में जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए, उसे देखकर शी जिनपिंग के माथे पर भी पसीना आ जाएगा। भारत ने अंडमान निकोबार के पास हुए नौसेना युद्धाभ्यास में पोसाइडन P-8 विमान का इस्तेमाल किया। ये समुद्र में गश्त लगाने वाला एक सैन्य लड़ाकू विमान है। ये समुद्र के अंदर छिपे पनडुब्बी पर निशाना साधने में माहिर है। साथ ही समुद्र की सतह पर भी इसकी मार अचूक होती है। पोसाइडन P-8 घातक हार्पून मिसाइल से लैस होता है। हार्पून मिसाइल इतना घातक होता है कि इसे सबमरीन किलर के नाम से जाना जाता है। बात केवल ताकत दिखाने की ही नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारत की ये ड्रिल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ से चीन के कुछ समुद्री रास्ते गुजरते हैं, जहाँ चीन कई व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देता है। चीन के लिए ये ड्रिल किसी डबल अटैक जैसी है। चाइना के बढ़ते हुए आधिपत्यवादी व्यवहार की वजह से अब उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी भी कर रही है। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये चाइना के नकारात्मक चरित्र के ऊपर लगाम लगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी और ये चाइना को एक चेतावनी भी देती हैं कि चाइना यदि ऐसे ही इस तरह की मंशा उसकी जारी रही तो आने वाले समय में उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन की घेराबंदी कर रखी है। ट्रंप ने अपने 2 बड़े वॉरशिप वहां भेजकर चीन की नाक में दम कर रखा है।
इधर हिंद महासागर में भारत ने जापान के साथ मिलकर जून में ही एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था। ऐसे में चीन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां जाए, किधर जाकर दुश्मन से अलग 2 मिनट चैन की सांस ले। अब चाइना पूरी तरीके से घिरता जा रहा है। चाइना को लोकतांत्रिक देश अपने लोकतांत्रिक वैल्यू सिस्टम के लिए एक तरह के खतरे के रूप में स्पष्ट रूप से देखने लगे हैं और चाइना की जो मंशा है वो पूरे विश्व में अथॉरिटेरियन वैल्यू सिस्टम को इम्पोज करने की है। वो पूरे विश्व में नंबर 1 बनना चाहता है और उसके लिए वो धोखे का, साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सब उन पापों का नतीजा है जो कोरोना काल में चीन ने किए हैं। महामारी को लेकर शी जिनपिंग पहले ही दुनिया के निशाने पर थे। ऐसे में भारत से दुश्मनी मोल लेकर चीन ने अपने लिए शामत बुला ली है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बादल 2 इलाकों में फटा, जिसके बाद भारी तबाही हुई। बादल फटने के बाद एक मकान मलबे की चपेट में आ गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच आज स्पीकर की ओर से के दिए नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुबह 10 बजे सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधायकों को दल बदल कानून और पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ पायलट गुट ने गुरुवार को याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में पायलट की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी। साल्वे और रोहतगी अपना पक्ष रख चुके हैं, जबकि सिंघवी की जिरह अभी बाकी है। सिंघवी आज दलील देंगे। नोटिस देना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में था। गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार हुई थी, 2 गोलियां विकास के सीने के बाईं ओर से आर पार हुई थी, जबकि 1 गोली विकास के दाहिने कंधे से आर पार हुई। बताया गया कि यूपी एसटीएफ ने विकास से आमने सामने का मोर्चा लिया। विकास दुबे के शरीर से 10 जख्म भी मिले, जिनमें 6 गोलियों के हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर के बाद उसका पोस्टमार्टम इसी पोस्टमार्टम हाउस में हुआ था और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, जिसमें 3 गोलियां विकास के शरीर से आर पार हुई थी। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास को 10 जख्म भी आए थे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये 10 जख्म जो उसको आए थे वो भागते वक्त आए हुए होंगे। निश्चित तौर से अब विकास की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो कई तरीके के और खुलासे भी हो रहे हैं। सौरभ मिश्रा, न्यूज़ 18, कानपुर नगर। न्यूज़ 18 की खबर के बाद विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जय वाजपेयी यूपी एसटीएफ की हिरासत में था और जब विकास के भागने में जय की गाड़ियों के इस्तेमाल के खास सबूत नहीं मिले तो नजीराबाद पुलिस पहले जय को घर छोड़ने उसके घर गई, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जय वाजपेयी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जय के खिलाफ आयकर और ईडी बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी की जांच करेगी। पुलिस ने जय पर आर्म्स एक्ट का मामला भी लगाया है। चौबेपुर के विक्रू कांड में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के खात्मे के बाद अब उसके खजांची पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। देर रात विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को छोड़ने के बाद एक बार फिर इसी नजीराबाद कोतवाली में लाया गया था, जहां पर अभी भी नजीराबाद कोतवाली में उसके होने की जानकारियां सामने आ रही हैं। देर रात एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें जिक्र किया कि नजीराबाद थाने में विकास दुबे के खजांची को गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने के साथ साथ 120 भी लगाया गया है। उसके साथ एक प्रशांत शुक्ला नाम का आरोपी गिरफ्तार है और अनुमान ये जताया जा रहा है कि करीब 11 से 12 बजे उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेजा जाएगा। पिछले कई दिनों से जय वाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। जय वाजपेयी वो खजांची है जो करोड़ों रुपए विकास के काली कमाई के करोड़ों रुपए का कारोबार बढ़ा रहा था। फिलहाल जय वाजपेयी गिरफ्तार है और अब देखना ये होगा कि इस मामले में और कौन से नए पहलू सामने आते हैं।